दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के दो सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत आज़ाद हुआ, तब हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम का वर्ल्ड फेमस स्पीच दिया। इस स्पीच में आज़ाद भारत को लेकर एक सपना था, जिसके तहत भारत को एक प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक राष्ट्र बनाकर फ्रीडम और प्रॉस्पेरिटी को भारत के हर एक इंसान तक पहुंचाना था। इस सपने के लिए ही बाद में कुछ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या संस्थानों का निर्माण हुआ, जो ये इंश्योर करने वाले थे कि एवरी मैन एंड वुमेन इन इंडिया एंजॉयज जस्टिस एंड फुलनेस ऑफ लाइफ। इनमें शायद सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हमारी पार्लियामेंट है, जहां पर भारत के लोग द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे देश की राज्य व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम को चलाते हैं और उससे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाते हैं। लेकिन कई दफ़ा आपके दिमाग में ये सवाल आते होंगे कि ये राज्यसभा और लोकसभा को अलग अलग बनाने का मतलब क्या है और इनमें अंतर क्या है। ये सवाल भी ज़रूर उठता होगा कि क्यों हमने सिर्फ एक ही असेंबली से काम नहीं चलाया, जब ये दो असेंबलीज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को काफ़ी लंबा और स्लो कर देती हैं। केवल एक असेंबली होती तो शायद पब्लिक मनी में भी कुछ बचत हो जाती, क्योंकि 2012 में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने ये क्लेम किया था कि पर मिनट असेंबली कंडक्ट करने के लिए 2.5 लाख रुपए स्पेंड होते हैं। आज हम इन सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस हैं। हम ये भी जानेंगे कि दो अलग अलग असेंबलीज के पीछे के लॉजिक्स क्या हैं और कैसे इनका अलग एग्जिस्टेंस हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट। इसके पहले कि हम लोकसभा और राज्यसभा के रिलेशंस को समझे, ये जरूरी है कि हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की वो बातें जान लें जो लोकसभा और राज्यसभा के रिलेशंस में क्लैरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा पॉलिटिकल सिस्टम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है। इसमें लोगों द्वारा इलेक्टेड लीडर्स पार्लियामेंट में जाते हैं और उनमें से कुछ लीडर्स मिलकर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं और ये लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। दूसरी बात यह है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है, जिसकी वजह से हमारे देश की गवर्नमेंट 2 टियर्ड है, एक यूनियन गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। फेडरलिज्म इंश्योर करता है कि इंडिया जैसे डाइवर्स देश में जहां अनेकों धर्म, बोली और रेस के लोग रहते हैं, वहां सबको रिप्रेजेंटेशन मिले और इक्वलिटी इंश्योर की जा सके। इसके अलावा पार्लियामेंट में 2 हाउसेस की व्यवस्था को हमने यूनाइटेड किंगडम से बोरो किया है, जिसे बाई कैमरलिज्म बोलते हैं। सेंट्रल लेवल पे बाई कैमरलिज्म पहली बार ब्रिटिशर्स के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का 2 हाउसेस में डिवीजन हुआ। यही सिस्टम हमने इंडिपेंडेंस के बाद कंटिन्यू किया। दोस्तों आइए अब समझते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बीच के अंतर को। पहली बात यह है कि लोकसभा को हम लोअर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। हाउस ऑफ द पीपल इसलिए क्योंकि यहां लोगों द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, जबकि राज्यसभा को हम अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, जहां इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिन्हें लोग नहीं बल्कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लेजिस्लेटर्स यानी एमएलएज इलेक्ट करते हैं। लोकसभा के मेंबर्स को स्टेट में बने टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज के लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हर वो इंडियन सिटीजन जो 18 ईयर्स से ज़्यादा की एज का है वो लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट कर सकता है या कर सकती है। 1988 के पहले ये एज 21 ईयर्स थी, लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत इसे 18 ईयर्स कर दिया गया। इसके अलावा पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो यूनियन टेरिटरीज के मेंबर को कैसे चूज करना चाहता है। इसके लिए यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1965 इनैक्ट किया गया था, जिसके अंडर यूनियन टेरिटरीज से भी एमपीज डायरेक्टली ही इलेक्ट किए जाते हैं। राज्यसभा की बात करें तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। ये कॉम्प्लेक्स वोटिंग सिस्टम है, जिसमें वोटर्स यानी कि स्टेट लेजिस्लेटर्स कैंडिडेट्स को लेकर अपने प्रेफरेंसेस देते हैं, बजाय इसके कि वो सिर्फ एक कैंडिडेट को चुने जैसा कि डायरेक्ट इलेक्शन में होता है। काउंटिंग के वक्त जो कैंडिडेट्स इलेक्ट या एलिमिनेट हो जाता है, उनके एक्स्ट्रा या फिर डिस्कार्डेड वोट्स को बाकी के कैंडिडेट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस, और इस तरह से फाइनल विनर्स अनाउंस किए जाते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें, लोकसभा का टोटल सीटिंग कैपेसिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 552 रखा है, लेकिन करेंटली इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ 543 है।
इनमें से 530 और 13 मेंबर्स स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और 2 मेंबर्स प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये 2 मेंबर्स 2019 तक एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज से आते थे, लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने अब इस प्रोसेस को खत्म कर दिया है। जॉर्ज बेकर और रिचर्ड हे इंडिया के आखिरी एंग्लो इंडियन एमपीज थे। दूसरी ओर राज्यसभा की मेंबरशिप का अपर लिमिट 250 है और इसकी करंट स्ट्रेंथ 245 है। इसमें से 233 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड। ये 12 मेंबर्स सोसाइटी के एमिनेंट मेंबर्स हैं जिनके पास लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विसेज जैसे फील्ड्स में स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। इस हिसाब से राज्यसभा में कुछ एक्सपर्ट्स को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है जो लॉ मेकिंग प्रोसेस को बेटर बनाता है। यूनियन टेरिटरीज में केवल दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पौंडुचेरी को ही राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन मिला है, क्योंकि केवल यही वो स्पेशल यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। इसके अलावा लोकसभा एक टेम्पररी बॉडी है जो जनरली 5 सालों के बाद री इलेक्ट होती है, जबकि राज्यसभा परमानेंट बॉडी है। राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं और उनकी सीट्स पर न्यू इलेक्शंस होते हैं। इस हिसाब से राज्यसभा के एक मेंबर का टेन्योर लगभग 6 ईयर्स का होता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो लोकसभा का मेंबर होने के लिए कम से कम 25 ईयर्स की एज होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए कम से कम 30 ईयर्स की एज। लोकसभा के प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट स्पीकर करते हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स में से ही इलेक्ट किए जाते हैं, और वहीं बात करें राज्यसभा की तो वहां की प्रोसीडिंग्स को वाइस प्रेसिडेंट कंडक्ट करते हैं जो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। इनका इलेक्शन एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू लोकसभा और राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं। पावर्स की बात करें तो इन जनरल लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अप्रूवल के बिना कोई भी एक बिल एक्ट नहीं बन सकता, और उस मामले में ये दोनों इंस्टीट्यूशंस का पावर ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया कि दोनों हाउसेस के पास लार्जली सिमिलर पावर्स होते हैं विद सर्टेन एक्सेप्शंस। वो मुद्दे जिनमें लोकसभा ज्यादा पावरफुल है वो निम्न प्रकार के हैं। केवल लोकसभा के प्रति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को इनफ मेंबर्स का सपोर्ट है या नहीं ये सिर्फ लोकसभा में ही डिसाइड हो सकता है। इसे डिसाइड करने के लिए कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है। अगर ये मोशंस लोकसभा में डिफीट हो गए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना होता है और उसके बाद या तो नई गवर्नमेंट को ऑपोजिशन फॉर्म कर सकती है या फिर न्यू इलेक्शंस होते हैं। इस मामले में राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती और इसलिए कई बार ऐसा होता है कि रूलिंग पार्टी के राज्यसभा में कम मेंबर्स होने के बावजूद वो पार्टी अपनी गवर्नमेंट बना लेती है अगर उसके पास लोकसभा में मेजोरिटी है तो। इसके अलावा पार्लियामेंट्री रूल्स के बेसिस पर केवल लोकसभा गवर्नमेंट के खिलाफ सेंसर मोशन, एडजमेंट मोशन और कट मोशंस पास कर सकती है। अगर ये मोशंस पास हो गए तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। राज्यसभा की पावर यहाँ केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सवाल पूछने और क्रिटिसिज्म करने तक लिमिटेड है। इसके अलावा केवल लोकसभा के पास फाइनेंशियल मैटर्स में भी ज्यादा पावर है क्योंकि केवल लोकसभा ही मनी बिल पर फाइनल डिसीजन ले सकती है। इस मामले में राज्यसभा केवल डिस्कशंस और चेंजेस रिकमेंडेड करती है, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा लोकसभा से ही पास होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 और 110(1) के अंडर मनी बिल और फाइनेंशियल बिल्स केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में इन बिल्स पर डिस्कशन और वोटिंग के बाद ही वो राज्यसभा में डिस्कशन के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन उसमें चेंजेस की अथॉरिटी उसके पास नहीं होती। आर्टिकल 112 के तहत इंट्रोड्यूस किए जाने वाले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट भी एक प्रकार का मनी बिल है और इसलिए इस बिल पर भी फाइनल डिसीजन लोकसभा का ही होता है। इसके अलावा कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल नहीं, यह हमेशा एक कंटेंशियस इशू रहता है क्योंकि इस पर डिसीजन की फाइनल अथॉरिटी लोकसभा के स्पीकर के पास होती है जो जनरली रूलिंग पार्टी से होते हैं। लेकिन इस मामले में सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल के आधार पर इवन कोर्ट्स भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये बात नोट करने वाली है कि आर्टिकल 110(1) के तहत इंट्रोड्यूस फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड वोटिंग की पावर दोनों हाउसेस के पास है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के मामले में दोनों हाउसेस की पावर सेम है जिसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, लेकिन नॉर्मल बिल्स जिनमें सिंपल मेजोरिटी लगता है वहां पर इन दोनों हाउसेस की पावर में अंतर है। अगर किसी बिल अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेकर दोनों हाउसेस में कंसेंसस नहीं है तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। ज्वाइंट सिटिंग में भी सिंपल मेजोरिटी से ये बिल पास किए जा सकते हैं। सिंस लोकसभा के पास ज्यादा मेंबर्स हैं इसलिए ज्वाइंट सिटिंग में जनरली लोकसभा के मेजोरिटी पार्टी की ही जीत होती है। ज्वाइंट सिटिंग कंडक्ट करने की पावर भी केवल लोकसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के पास होती है।
राज्यसभा के चेयरमैन ज्वाइंट सिटिंग को हेड नहीं कर सकते। इस मामले में भी लोकसभा ज्यादा पावरफुल दिखाई देती है। राज्यसभा की बात करें तो उसके पास भी कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। आर्टिकल 249 के तहत केवल राज्यसभा एम्पावर्ड है कि वो 7 शेड्यूल के तहत स्टेट लिस्ट की सब्जेक्ट्स को यूनियन लिस्ट में टेम्परेरी ट्रांसफर कर दे। यानी कि अगर राज्यसभा चाहे तो वो स्टेट्स की पावर को छीन कर सेंटर के हाथों में दे सकती है, अगर ये नेशनल इंटरेस्ट में हो। इसके अलावा आर्टिकल 312 के तहत केवल राज्यसभा एडिशनल ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट कर सकती है। आर्टिकल 352 के हिसाब से राज्यसभा जो एक परमानेंट बॉडी है वो इमरजेंसी को लिमिटेड पीरियड के लिए बढ़ा भी सकती है अगर लोकसभा डिसॉल्व्ड है। ऊपर के स्पेशल पावर्स को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि राज्यसभा के क्रिएशन का मेन पर्पस था इंडिया के फेडरलिज्म को सेफगार्ड करना। इस फेडरलिज्म के बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। हमारे नेशन के फाउंडिंग फादर्स को ये डर था कि कहीं यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स की पावर्स को असर्प न कर लें, और इसलिए ही इस राज्यसभा का क्रिएशन किया गया, जिसके हिसाब से केवल राज्यसभा ही ये डिसाइड कर सकती है कि स्टेट लिस्ट के मैटर्स को यूनियन के डोमेन में रखा जाए या नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर फाउंडिंग फादर्स का कंसर्न ये था तो फिर उन्होंने स्टेट लिस्ट को परमानेंटली नॉन ट्रांसफरेबल क्यों नहीं बना दिया। इसका जवाब ये है कि इंडिया एक यूनिक देश है जहाँ ह्यूज डाइवर्सिटी, रीजनलिज्म एक्सेट्रा है, जिसकी वजह से देश की इंटेग्रिटी को खतरा हो सकता है। इसलिए हमने अमेरिका जैसे फेडरलिज्म को अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि एक यूनिक क्वाजी फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया जिसमें यूनियन के पास कंपैरेटिवली ज़्यादा पावर्स हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में यूनियन गवर्नमेंट को लॉज बनाने की ज़रूरत हो, और इसलिए ही राज्यसभा को स्टेट लिस्ट को ट्रांसफ़र करने की पावर्स दी गई। इसके अलावा राज्यसभा ये भी इंश्योर करता है कि कोई भी लॉ या बिल जल्दबाजी में पास ना किया जाए, और स्टेट्स जहां के लेजिस्लेटर राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं उनका भी कंसेंट इन बिल्स में हो। राज्यसभा का परमानेंस ये भी इंश्योर करता है कि इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस और पॉलिटिकल केओस इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शन करता रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इलेक्शंस में किसी भी पार्टी को मेजोरिटी ना मिले और कोई भी फैक्शन गवर्नमेंट बनाने को लेकर कंसेंसस स्टैब्लिश ना कर पाए तो उस सिचुएशन में देश को अराजकता से बचाया जा सके। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि राज्यसभा कई बार ये भी इंश्योर करता है कि समाज के वल्नरेबल सेक्शंस जैसे विमेन, रिलीजियस, एथनिक और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स एग्जिस्टिंग डिस्क्रिमिनेटरी सोशल स्ट्रक्चर जैसे पैट्रियार्की, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म की वजह से शायद डायरेक्ट इलेक्शन से लोकसभा में ना आ सके। इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू उन्हें राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन मिलता है और उनके कंसर्न्स भी डिसीजन मेकर्स तक पहुंचते हैं। इस हिसाब से राज्यसभा हमें मेजोरिटेरियनिज्म से बचने में भी हेल्प करती है। तो दोस्तों, ये था राज्यसभा और लोकसभा में अंतर। हम आशा करते हैं कि अब आपको राज्यसभा और लोकसभा के फंक्शंस और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बेसिक डिफरेंस की जानकारी हो गई होगी। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।